यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, मैं पॉलिटिकल या इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात नहीं करने वाला हूँ, बट मैं बात करने वाला हूँ एक सीरीज के बारे में। आज मैं फैमिली मैन 2 का रिव्यू देने वाला हूँ। क्यों मैं देने वाला हूँ, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि ये जो सीजन 1 आया था, काफी फेवरेट था मेरा सीजन, और काफी मैंने एंजॉय किया था फर्स्ट सीजन। स्पेशली द कॉमेडी, द सॉन्ग, मनोज वाजपेयी की एक्टिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली, प्लस मूसा जो थ्रिलर था वो टॉप नॉच इंटरनेशनल क्वालिटी का था। तो उसी एक्सपेक्टेशन को लेते हुए मैं काफी वेट कर रहा था फैमिली मैन 2 के लिए। जब मैंने फैमिली मैन 2 देखी तब मुझे मालूम पड़ा डिले क्यों हो रहा था। डिले हो रहा था क्योंकि तमिलनाडु में इलेक्शंस थे। गाइस, तो फैमिली मैन 2 का जो रिव्यू मैं देना चाहता हूं वो बेसिकली इसलिए देना चाहता हूं, और यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूंगा कि क्यों फैमिली मैन 2 मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट लगा कि फैमिली मैन 1 के सीजन के बशर्ते। यदि हम दोनों सीजनों को कंपेयर करेंगे तो काफी लेट डाउन था मेरे लिए। भले ही लोग उससे अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, बट काफी लेट डाउन था मेरे लिए। उसकी जगह पे मैं एक रिकमेंडेशन भी दूंगा लास्ट में आपको, और आप ब्लू अप हो जाएंगे यदि आप उसमें एक्टिंग देखेंगे, उसमें यदि थ्रिलर और सस्पेंस देखेंगे, तो वो भी लास्ट में उसके लिए मैं रिकमेंडेशन दूंगा। बट फैमिली मैन 2 के बारे में बात करते हैं, क्यों मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट लगा और इसकी क्या रेटिंग मेरे हिसाब से होगी। गाइस, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। पूरे सीरीज में स्टोरी रिवॉल्व करती है मनोज वाजपेयी का किरदार श्रीकांत तिवारी और उसकी पत्नी श्रुति के बीच में, और उसके बेटे और बेटी धृति और अथर्व के बीच में। ये इनका एक फैमिली रिलेशनशिप का एक पार्ट है इस सीरीज का, और दूसरा पार्ट है इंटरनेशनल साजिश, जिसमें की बात हो रही है एक तमिल आतंकवाद से रिलेटेड, जो कि श्रीलंका के तमिल टाइगर्स के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें स्टोरी में होता क्या है, स्टार्टिंग में तो पूरा इसमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से श्रीकांत तिवारी एक बेगुनाह का असैसिनेशन के लिए अपने को दोषी मानते हुए वो रेजिग्नेशन दे देता है और एक आईटी कंपनी में काम करता है। सो दोस्त जो जेके होता है वो तमिलनाडु से रिलेटेड श्रीलंका की तरफ से टिप मिलती है, और किस तरह से आतंकवादी लोग इंटर कर चुके भारत में, और श्रीलंका प्रेशर डालता है हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर कि उसे तुम्हें आपको सौंपना होगा, तब जाके हम चाइनीज लोगों को बंदरगाह नहीं देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको जाएगा। और इसके पीछे जब जेके तमिलनाडु जाता है और वहां से किस तरह से लापरवाही से वो भाग जाता है, और किस तरह से फिर हम देखते हैं कि सीजन 1 के विलेन समीर को एक्टिव इंग्लैंड में किस तरह से वो एक साजिश रचते हैं कि किस तरह से हम इसको तमिल टाइगर्स के लीडर के भाई को मार के एक तरह से फिर से हम लोग वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, जब मनोज वाजपेयी को ये बात मालूम पड़ती है तो किस तरह से उसे फोमो क्रिएट हो जाता है और किस तरह से वो फिर से टास्क में आने की कोशिश करने लगता है। गाइस, इससे ज्यादा मैं स्पॉइल करना तो नहीं चाहता, बट बेसिकली ये प्रीमाइस है कि किस तरह से मनोज वाजपेयी अपनी एक साधारण जिंदगी जीते रहता है और अपने फैमिली को एकजुट करने की कोशिश करते रहता है, और किस तरह से दूसरी तरफ एक सिचुएशन बॉयल होती रहती है तमिल टाइगर्स और तमिल आतंकवादियों के बारे में, और जेके वहां पे उसे हैंडल करते रहता है और मनोज वाजपेयी को चीजें बताते रहता है। और इसी तरह से बातें आगे निकलती रहती है, किससे साजिशें चलती हैं, और उसी के बीच में फिर बाद में मनोज वाजपेयी भी फिर से रिजॉइन करता है टास्क को और उस केस को हैंडल करने की कोशिश करता है। कैसे मोटा मोटी तो मैंने एक तरह से पूरी स्टोरी बता दी, बट बेसिकली मैं बात करना चाहता हूं क्यों मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी है सीरीज। गाइस, पहले तो इसमें से कोई भी कॉमिकल रिलीफ नहीं थी। कोई भी, जिस तरह से सीजन 1 में हम देखते थे कि मनोज वाजपेयी और जेके के बीच में और काफी मोमेंट है जिसमें कि हंसी के क्षण आते थे, इस तरह कोई भी जोक्स या किसी भी तरह से हल्के मोमेंट इसमें नहीं थे। इसमें न तो जो मेन विलेन है राजी, उसका रोल भी काफी कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे, और उसका किरदार भी कातिल बताया गया है पर काफी शांत। कन्विंस नहीं कर पाया मुझे जिस तरह से सीजन 1 में मूसा ने किया था। जो हमने सीजन 1 में देखा था वो काफी थ्रिलिंग मूवमेंट्स और काफी वो एक तरह से सरप्राइज के रूप में आया था, और साजिद का भी अच्छा रोल था उसके अंदर। और जो साजिशें हो रही थी पाकिस्तान में समीर के द्वारा और प्रधानमंत्री के विरोधी के द्वारा, और जिस तरह से साजिशें चल रही थी, जिस तरह से थ्रिलिंग मूवमेंट आ रहे थे, किस तरह से एक मूवमेंट आ गया था कि जैसे कि वो बम फुटेगा तो क्या हो जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था। यहाँ पे ना कोई ऐसा सिग्निफिकेंट एक्शन था जैसे हम सीजन 1 में देखते हैं कि मनोज वाजपेयी डेयरिंग के रूप में कश्मीरी गांव में घुस जाता है साजिद को पकड़ने के लिए। ऐसा कोई मूवमेंट, थ्रिलिंग मूवमेंट, इवन दो जिस तरह से मूसा भागता है हॉस्पिटल से सीजन 1 में, इस तरह से कोई भी मूवमेंट आपको इसमें नहीं मिलेगा।
सिर्फ एक मोमेंट था जब तमिलनाडु के पुलिस थाने पर सारे तमिल टाइगर्स और तमिल आतंकवादियों के सिंपथाइजर्स जब अटैक करते हैं। यहाँ पे काफी लैकलस्टर एक्टिंग, यदि आप मनोज वाजपेयी को छोड़ दें और उसकी पत्नी और धृति को छोड़ दें तो काफी लैकलस्टर एक्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें सिर्फ जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये कह सकते हैं कि जो फैमिली का जो रिलेशनशिप था और जो फैमिली में जो तनाव था उसमें जो एक जुगलबंदी थी मनोज वाजपेयी और उसकी पत्नी के बीच में और उसके बच्चों के बीच में, और धृति की काफी अच्छी एक्टिंग थी, वो काफी कन्विंसिंग थी। पर जो मेन सीजन था एक अंडरकवर एजेंट का आतंकवादियों को रोकने से कि प्रधानमंत्री का असैसिनेशन न कर सके, वो मूवमेंट पूरा डल लगा। मनोज वाजपेयी का काफी अंडर यूटिलाइज किया गया, उसकी इमोशंस को और उसकी एक्टिंग की कैपेबिलिटीज को काफी अंडर यूटिलाइज किया गया, जहां पे वो फैमिलीज के टेंशन को अच्छी तरह से एक्टिंग कर पाता है, बट वो इस आतंकवादियों से लड़ने में सिर्फ उसे उसकी एक्टिंग न यूज करके उसे एक टास्क का नॉर्मल एजेंट की तरह फाइटिंग करते हुए सोचते हुए दिखाया गया है। न कोई उसे आउटफिटेड थॉट भी नहीं इसे दिखाया, ऐसा कोई मूवमेंट भी नहीं क्रिएट किया गया है जहां पे श्रीकांत तिवारी यदि मनोज वाजपेयी अपने स्किल को यूज करते हुए आउटफिट करता है आतंकवादियों को, जबकि इसमें दिखाया गया है कि कोई एक पुराना एजेंट है उससे वो मदद लेते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे वो भी चीज नहीं थी जो सीजन 1 में थी। और गाइस अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स के बारे में। इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे तो इसका जो फैमिली का जो एक टेंशन था, जो मतभेद था मनोज वाजपेयी और उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में, स्पेशली धृति के बीच में, वो काफी अच्छी तरह ब्यूटीफुली उन लोग ने एक्ट किया हुआ है और काफी ब्यूटीफुली लिखा भी गया था। और बात करते हैं यदि हम लोग एक मैसेज के बारे में, धृति और एक लव जिहाद के बारे में जो एक एंगल दिया गया है, किस तरह साजिद एक लड़के को ब्रेन वॉश करके उसे कल्याण बनकर उसकी लड़की को फंसाने की साजिश रचता है, और किस तरह से एक मैसेज इसमें छुपा हुआ है कि किस तरह से यदि फैमिली में तनाव होता है तो बच्चे और जो लड़कियां होती हैं वो बाहर जाके फ्रेंडशिप करती है और किस तरह से दूसरों के चुंगल में फंस जाती है। और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह धृति भी एक अनजान लड़के से ऑनलाइन मिलती है और उससे फंस जाती है। जब ये साजिद देखता है कि श्रीकांत तिवारी उसके प्लान के बीच में आ रहा है, तब वो यूज करता है अपने एजेंट्स को, ये डायरेक्शन देता है मनोज वाजपेयी की लड़की धृति को किडनैप कर ले और उसे फिर हम लोग उसके द्वारा मनोज वाजपेयी को ब्लैकमेल करेंगे। ये जो सोशल मैसेज दिया है, इसमें जो लव जिहाद का मैसेज दिया है, ये काफी पावरफुल है और इससे सीखने की चीजें है कि किस तरह से परिवार के अंदर के जब कलह बढ़ जाता है, जब बच्चे अपने परिवार में अपनी बातें नहीं बता पाते हैं तो वो बाहर जाते हैं और किसी भी बुरे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। तो गाइस मेरा तो पूरा जो भी रेटिंग होगी इसकी 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक एवरेज सीरीज की तरह मैंने इसे एंजॉय भी नहीं किया, और इवन तो जो इसको एंजॉय करने की बात थी, इसमें काफी सीन्स हैं स्टार्टिंग से कुछ एपिसोड्स में जो आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। ये भी एक निगेटिव है कि यदि आप चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ देखें तो मैं इसे आगाह करता हूं कि आप लोग इसे परिवार के साथ न देखें। यहाँ पे एक अंडर एज उसकी बेटी धृति और कल्याण के बीच में काफी किसिंग सीन्स दिखाए गए हैं। इसमें काफी ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिसमें काफी लोग राजी का रेप करना चाहते हैं, उसमें रेप के सीन्स भी दिखाए गए हैं। तो ये सिर्फ मनोज वाजपेयी और जो फैमिली एंगल था, जिस तरह से उसमें तनाव दिखाया गया, किस तरह से ब्यूटीफुल बच्चों ने भी एक्टिंग की है, उसके लिए मैं इसे 6 रेटिंग देता हूँ। और जो मैंने वादा किया था एक रिकमेंडेशन के रूप में, यदि आप फैमिली मैन 2 देखने के बाद बोर हो गए हैं या आपको लगा कि आप बेकार सीरीज देखी है, तो मैं आपको एक की जगह 2 रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ जैक रायन सीजन 1 ओनली, ओके? सीजन 2 मत देखना, वो बोरिंग है। सीजन 1 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और शायद सीजन 3 भी आ जाएगा इस साल की, अगले साल सीजन 3 आ जाएगा जैक रायन का। और यदि आपको सस्पेंस थ्रिलर देखना है और केट विंसलेट की बेस्ट एक्टिंग देखनी है, मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन रहेगी मेयर ऑफ ईस्टटाउन। करंटली मैं 5th एपिसोड में हूँ और 6th और 7th देखना बाकी है मुझे। पर गाइस ये रिव्यू बनाने में देर इसलिए हो गया कि मैं उसे देख रहा था, तो प्लीज सॉरी फॉर लेट रिव्यू। बट यदि आप चाहेंगे तो उसका भी मैं रिव्यू दे दूंगा। बट एक्टिंग हो तो ऐसी हो यार, आपको ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप जरूर देखना मेयर ऑफ ईस्टटाउन। बहुत ब्रिलियंटली एक्टिंग किया है। ये HBO मैक्स का सीरीज है और ये फर्स्ट सीजन है इसका। और जैक रायन का फर्स्ट सीजन काफी थ्रिलिंग और काफी एडवेंचरस और काफी अच्छी एक्टिंग की है उसमें सब लोगों ने। वो एक सीजन देखना और ये सीजन देखना। और जो जैक रायन सीजन 1 है वो आप फैमिली मैन के सीजन से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू फैमिली मैन 2 का। कुछ लोगों को ये मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मालूम नहीं, फर्स्ट रिव्यू किया था मैंने। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। और मेरा एक रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं करते रहता हूं, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, और प्लीज वीडियोस को शेयर भी करिए ताकि मुझे ग्रो करने का मौका मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। नमस्कार।